नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 30 अगस्त 2024 की प्रातः काल आज की प्रमुख जो विश्लेषण खबर जो आपके सम्मुख लाए हूँ वो है उत्तराखंड में कांग्रेस में घमासान। जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली, वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मात दी। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को उत्तराखंड में एक सीट भी न मिली हो, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस 99 के चक्कर में जो फंसी, जो सीट अर्जित की, उससे कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने लोकसभा में। उसके बाद कांग्रेस में उत्साह चौगुना बन गया, जिसके कारण उत्तराखंड में ये लग रहा है कांग्रेसी नेताओं को, ये जनता को, कि अब कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। क्योंकि सीटों का चुनावी रणनीति में दमखम, जहां दूसरी पार्टियों की रणनीति से, मतदान केंद्रों की रणनीति से, दल की छवि से, जनता के बीच माहौल से ही तय होती है। ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में भले ही उत्तराखंड राज्य गठन के जन आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का ऐतिहासिक योगदान रहा, झारखंड की तरह और तेलंगाना की तरह उत्तराखंड में राज्य गठन की प्रमुख ध्वजवाहक रही यहाँ के स्थानीय नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल को आशातीत सफलता नहीं मिली। उसका मुख्य कारण जनता न होकर संगठनों की ध्वजवाहक जो प्रमुख नेता थे वो जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और चुनावी रणनीति के तहत अपने दल को उस ढंग से तैयार नहीं कर पाए जिस ढंग से तेलंगाना से लेकर झारखंड के नेताओं ने अपने दल को राष्ट्रीय दलों के परिप्रेक्ष्य में कि सामने खड़ा किया है। इसी कारण उत्तराखंड की जनता जिस आशा से उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ देख रही थी, वो उस आशा उस समय की कसौटी के समय, निर्णायक समय पे भाजपा और कांग्रेस से लड़ने की बजाय वो वर्चस्व की जंग में अपने आप खुद ही लड़ रहे थे, एक दूसरे को की टांग खींचने में लड़ते। यह स्थिति देखकर जनता के पास विवश हो कि भाजपा और कांग्रेस का साथ खड़े होना पड़ा। वर्तमान स्थिति में ये है कि ये धन बल और जहां भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख मतदान केंद्र की महत्ता को देखते हुए, उसके षड्यंत्र के देखते, आपके संगठन की मजबूती को देखते हुए और धन बल से लेकर और अन्य वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। भले ही भाजपा कांग्रेस उत्तराखंड की आकांक्षाओं को जमींदोज करने के कारण बने, परंतु आम जन मानस जो अपने हितों को छोड़कर प्रदेश के हितों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, दूरगामी हितों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उसके लिए ये समझाना, उसके लिए ये महत्वपूर्ण, कहाँ राजधानी होगी, कहाँ भू कानून का वो होगा, कहाँ मूल निवास का होगा, जनता को तत्कालीन आवश्यकता चलती है। और उन तत्कालीन आवश्यकताओं में चमक दमक में, व्यूह रचना में, संगठन क्षमता में, धन बल में और छवि निर्माण में ये राष्ट्रीय पार्टियां बाजी मार देती है। इसी के कारण जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कुशासन के कारण 2014 से लेकर अब तक सत्ता में रही, अब
अपने बार बार कांग्रेस को गाली दे के काम नहीं चलेगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों के आधार पर जनता उसकी हार जीत का निर्णय करती है, उसकी समीक्षा करती है, जिसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली। 400 पार का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी 140 पे सिमट के पार हो। तो ये जो चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी का 240 के आसपास ही सिमट गई। ये कारण था, जन आकांक्षाओं को सुशासन देने में आप विफल रहे, केवल कांग्रेस को, प्रतिपक्ष को गाली देकर देश के वर्तमान का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं, यही हो रहा है उत्तराखंड के कांग्रेस में जिस प्रकार से इस समय एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, जन आकांक्षाओं के पक्ष में ध्वजवाहक बनकर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना था। परंतु क्या है, जो थोड़ा बहुत सफलता पाते ही कांग्रेस की छत्रपों के बीच में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती है, और इस वर्चस्व की जंग को रोकने के लिए केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह विफल रहता है। विफल ही नहीं, ये देखा गया है लोकसभा चुनाव से पहले, गत विधानसभा चुनाव में जीती हुई बाजी कांग्रेस की केंद्रीय नेतृत्व की अक्षमता के कारण, गुटबाजी नेतृत्वों को हवा देने के कारण वो जीती जंग हार गई। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान कुशासन जनता को झेलना पड़ा, जिसके कारण उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की और दूरदर्शिता के कारण, अक्षमता के कारण आज तक साकार नहीं हो पाई। उत्तराखंड, जहां अभी कल एक खबर पड़ रहा था, उत्तराखंड में इस प्रकार से स्थिति खराब हो गई है कि यहाँ पे घुसपैठ का, भारी घुसपैठ इतनी तेजी से होगी, अन्य राज्यों से, खासकर मुस्लिम जनसंख्या का इतना बड़ा राज्य गठन के समय, जैसे हिमाचल में 1971 में 1.5% जनसंख्या थी मुस्लिमों, और आज भी इतने साल बाद, 5-6 दशक बाद भी हिमाचल में 2% के करीब है। वहीं उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद यही बहुत कम जनसंख्या थी, परंतु आज 16% के आसपास है। असम से लेकर, बंगाल से लेकर, ये बिहार से लेकर, झारखंड से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, हरियाणा से लेकर, तमाम जगहों के लोग घुसपैठ यहाँ कर रहे हैं। और यही नहीं, बांग्लादेश और रोहिंग्या की घुसपैठियों की बड़ी संख्या में उत्तराखंड में। इसी कारण उत्तराखंड भारत में सबसे तेजी से बनने वाला, असम के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या मुस्लिमों की अगर कहीं है तो उत्तराखंड में है। ये सवाल मुस्लिमों का नहीं है, सवाल ये है अराजकता का। जिस ढंग से हल्द्वानी से लेकर ये प्रकरण हुआ, जो अराजकता का प्रकरण, अभी जो देहरादून में इतनी बड़ी सभाएं हुई जिसका उत्तराखंड से कोई लेने देने नहीं, वहाँ पे इतनी बड़ी सभाएं हुई कि जो दिल्ली के आकाओं को भी धमकाने की बात की गई। हमें न्याय चाहिए। न्याय आपको किस चाहिए? उत्तराखंड में क्या अन्याय हो रहा है आपके साथ? आप अगर उत्तराखंड की सरजमी पे इस प्रकार का काम करेंगे तो जनता आशंकित होगी। इसलिए सबसे बड़ा दायित्व ये है कि जिस प्रकार से ये राजनीतिक दलों की अक्षमता के कारण आज इसलिए मजबूर होकर जनता को ये नारे लगाने पड़े, ये मांग करनी पड़े, वो कानून की मांग करनी पड़े, ये मूल निवास की मांग है, राजधानी गैरसैंण की मांग करनी पड़ी, अंकिता भंडारी को न्याय दो की बात कही। जनता त्रस्त है और राजनेता स्वयं वो ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, न जाने कहाँ से जीत के आए। ये सबसे देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। कहाँ से क्या काम किया इन्होंने? केवल आला नेतृत्व की जी हजूरी के अलावा अगर कोई काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया, ये सारी योजनाएं केंद्रीय नेतृत्व उसकी है। आपने जन आकांक्षाओं को कभी आवाज़ नहीं दी।
आपने कानून व्यवस्था के बारे में बोला? नहीं बोला। आपने उत्तराखंड की आत्मसम्मान को जो रोना था मुलायम सिंह के, उनको पद्म विभूषण मिलने पर आपने विरोध किया? नहीं किया। कहाँ ये नेतृत्व? तो ये तमाम चीज़ें मुजफ्फरनगर कांड के लिए आपने कुछ नहीं किया। स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए, प्रदेश के हितों के बारे में कहीं कुछ नहीं। आप कह रहे हैं देवभूमि है, मत्स्य पालन करेंगे। क्या मजाक बना रखा आपने? उत्तराखंड का अर्थ भी नहीं जानते हो। उत्तराखंड पावन देवभूमि बताते हो, दूसरे कह रहे हैं मत्स्य पालन, कसाई खाने को आप बढ़ावा देंगे उत्तराखंड में। ये शिक्षा का, चिकित्सा का, यहाँ ऋषि मुनि पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए आए, आपने उसको दरकिनारे करके इस प्रकार आप छोटी सी चारधाम यात्रा का आयोजन ठीक ढंग से नहीं किया। यहाँ से पर्यटन अन्य जगह चले गए। तो इन सब के बाद अब केदारनाथ में इनके समझ आजकल जो उत्तराखंड क्रांति दल में जो कभी नूरा कुश्ती होती थी, जिसके कारण दंड उत्तराखंड की जनता को बना, कभी काश सिंह ऐरी, इंद्रमणि बडोनी और दिवाकर भट्ट डंगवाल के गुटों में होती थी, वो आज संगठन कमजोर है। भले ही ये नेता दिवाकर भट्ट और काश सिंह ऐरी एक ही दल में, पर संगठन एक मजबूत ढंग से नहीं। कल ही जिस प्रकार से ल्यूशन टडोरिया ने कहा कि हम दल छोड़ रहे हैं, कम ही तो रही होगी। नौजवान जुड़ रहे हैं तो पार्टियां छोड़ रहे हैं जो उत्तराखंड के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस ढंग की बात है? अब कांग्रेस में भी यही दिखाई दे रहा। कांग्रेस में एक आशा की किरण दिखाई दी, बोरा गई। काला नेतृत्व ये देख नहीं रहा है कि किस प्रकार का नेतृत्व उत्तराखंड में चाहिए। जिनकी छवि उत्तराखंड में दागदार है, उन लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे। जो लोग जन सरोकारों से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो केवल सत्ता की बंदरबांट के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस में जो इतना बड़ा केदारनाथ सीट में ये माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान होगी। कांग्रेस में जहां मनोज रावत पूर्व विधायक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, परंतु जो कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष हैं उसमें करण मेहरा, रणजीत रावत और हरक सिंह का, वो हरक सिंह रावत को केदारनाथ सीट से लड़ाना चाहता है। इसकी भनक पाते ही भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अंकुश लगाने का हुंकार भरती है, वो केवल ऐसे मौक़ों को तलाश होती है उनके विरोधियों पे कहाँ पे दंड हो, वो भ्रष्टाचार नहीं मिटाना, वो अपने विरोधियों को जमींदोज करना चाहते। महाराष्ट्र का उदाहरण दीजिए। महाराष्ट्र में जिनको भ्रष्टाचारी बना रहे हैं, उनको जो कह रहे थे कि जेल जाने वाले हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, कई मंत्री संतरी बना दिया। उत्तराखंड में ये जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में रहा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं अभियोग है, होने तो हमारे साथ है, हमारे दल में। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है और न्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये अवसरवादिता है, ये संरक्षण देने का जनता में संदेश आता है। भ्रष्टाचार कितना भी कर लो, सत्ताधारी के साथ जाओ, मौज मारो, सत्ता का बंधन। तो हरक सिंह की भनक जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को पड़ी कि हरक सिंह वहाँ पर से केदारनाथ में भी भाजपा की लुटिया डुबाने में सक्षम है, मजबूत उम्मीदवार है, उसका रुद्रप्रयाग जनपद बनाने में भी भूमिका है, उस संगठन क्षमता है, उसमें वो व्यूह रचना कर सकता है, टक्कर दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी की आशाओं में वज्रपात कर सकता है। तो तुरंत उस पर जो मामले थे, वो आज के मामला नहीं, पहले ही मामला ये काट दिया, पेट काट दिया, इतने भ्रष्टाचार कर दिया, तो वो दबाए रखा है। जब जरूरत पड़ी तब उस पर छापे मार दिए। अब आजकल छापे मार, जैसे ही लगेगा कि ये टिकट इसी को दे रही है कांग्रेस, वैसे बंद हो जाएगी। ये इस प्रकार किया है। भ्रष्टाचार ऐसे नहीं मिटता, अवसरवाद तक भ्रष्टाचार साफ हो,
कि अपने हो या पराये हो, जो गलत है गलत को दंड तुरंत देना है। ये नहीं देखें कब बसंत आएगी तब देश चलेगा। ये अवसर वार्ता है, यह हमें मालूम था। कांग्रेस बहुत हरक सिंह रावत एक बार कह रहे थे कि कांग्रेस की समीकरणों का मुझे इतना पता रहता है कि यहाँ पे धन बल और छल बल से कुछ भी हो सकता है, तो मैं बहुत पहले से करता। तो इस चीज में वो बहुत सिद्धहस्त हैं। वो बसपा के ध्वजवाहक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश अविभाजित उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कम उम्र के जिलाध्यक्ष रहे, वो छात्र नेता रहे, वो सारे दबंग। परंतु भ्रष्टाचार और जो जैनी आदि मामलों में उनकी छवि है वो जनता के सामने ठीक नहीं। भले ही सीबीआई से लेकर अन्य जगहों पे वो विवादस्थ नेता रहे, इसलिए विवादस्थ नेता के बावजूद उनके पास संगठनात्मक क्षमता है। यदि इससे ही भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत आनंद फानन में ये समय जो दर्ज मुकदमे थे उन पर कार्रवाई करने की तेजी दिखाई। एक प्रकार से नोटिस था हरीश रावत, ये जिस प्रकार से लोकसभा में भी वो हरिद्वार से भंग कर रहे थे, वो समय भी तेजी हो गई। उसके बाद जब लोकसभा में हरीश रावत को टिकट मिला तो हरक सिंह रावत चुनाव प्रचार से भी गोलू। अब केदारनाथ में वो करण मेहरा और रणजीत रावत के साथ मिलकर मजबूत दावेदारी और केंद्रीय नेतृत्व की दिशाहीनता के कारण उत्तराखंड जैसी जगह में, जहाँ हिमाचल की तरह इस समय जनादेश मिलने की आशा थी, हार। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में बड़ा जबरदस्त जंग चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आशा नौटियाल 2 बार की विधायक रही, इस समय महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और शैला रानी की बेटी दिवंगत जो विधायक रही शैला रानी, जिनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी जब अनुकूल लगेगी अपने समीकरण तब इस चीज की घोषणा कराएगी। ये सबको मालूम, नहीं तो अब तक हो जाता वो चुनाव अगर उसे अनुकूल लगती। तो शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत को भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अन्य जगहों पे किया है उसको देखते हुए ऐसे माना जाता है कि ऐश्वर्या रावत को भी दावेदार बना सकते हैं। ये तो आला नेतृत्व अगर डिसाइड करेगा तो तब होगा, नहीं तो नीचे के नेताओं के भरोसे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री, उनका विवेक इतना नहीं कहा जा सकता वो क्या करेंगे, और न उनका इतने प्रभावशाली है। उनका टिकट वितरण में मुझे नहीं लगता है कि उनकी कहीं दूर तक चलेगी। अजेंद्र हैं जो बद्रीनाथ मंदिर कमेटी के बद्री केदार मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिनके अध्यक्षता में जिस समय ये आरोप है कि बद्रीनाथ में इस प्रकार से जो केदारनाथ में सोने का है, कई विवादों में घिरे हैं। भले ही सच्चाई कुछ भी हो, परंतु जनता में उतने प्रभावशाली नहीं हैं। चंडी प्रसाद भट्ट हैं, दिनेश बगवाड़ी हैं, दिनेश उनियाल हैं, और एक हैं जो आम आदमी पार्टी, जिन्हें 2000 इस गत विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जिन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर लड़ा रही थी, वो कर्नल कोठिया, जिनका ये बताया जा रहा है कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसमें निर्माण में उनकी भी भूमिका थी, इससे उनके समर्थक उनको दावेदारी कराने। और सबसे मजबूत दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप रावत, जो 2 बार के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े रहे मजबूती से, और वो इतने मजबूती से रहे कि उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए। और दूसरे नंबर पे उनके पिछले बार जब चुनाव हुआ तो भाजपा के प्रत्याशी से वो आगे रहे, कुलदीप रावत से कम, ये मनोज रावत से कम वोटों से। तो उनका ये कहना है, उनके समर्थक लक्ष्मी थपलियाल जो कह रहे हैं कि कुलदीप जी ने तो ऐलान कर दिया
क्या ऐलान कर दिया कि टिकट कोई दे न दे हम तो चुनाव लड़ेंगे। उन्हें लोकसभा चुनाव में जो चुनाव हुए उसमें अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बहुत सुलझा बुझा कर उन्हें लाए और उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया। खासकर त्रिवेंद्र रावत से लेकर अनिल बलूनी की वो सिपह सलार रहे। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट भी उन्हें चाहते हैं और इसके बावजूद अगर इन तीनों की चली तो टिकट में यहाँ कुलदीप रावत को दिया। परंतु यहाँ किंतु परंतु की बात है, क्योंकि समय बहुत निकल गया। आशा नौटियाल की जो बात की रही है, आशा नौटियाल पे धनबल से लेकर सारा संगठन क्षमता लगानी पड़ेगी और समय चले गया। पुराने बुजुर्ग नेता हैं, परंतु उत्तराखंड में जिस ढंग से कुलदीप रावत ने वहाँ पे दलों को दरकिनारे करके जनता की सुख दुख में खड़े होने का काम किया, भले ही उतने वो न हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर मजबूत नेता के रूप में एक नाम है तो कुलदीप रावत। परंतु ये भी भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारकों को समझना होगा। कुलदीप रावत वो हैं जो हर हार में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कह दिया पार्टी टिकट दे न दे चुनाव लड़ना है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ में लाज बचानी बहुत कठिन है। अगर कुलदीप रावत को नज़रअंदाज करते हैं तो कुलदीप रावत वहाँ चुनावी जंग में उतरेंगे और वो समीकरण किसी का बिगड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का ही बिगड़ सकता है। तो इसके अलावा तीरथ रावत और हरीश रावत के दो कांग्रेस के दिग्गज नेता, हरीश रावत का नाम भी उनके समर्थक उछाल रहे हैं कि काला नेतृत्व तो कह सकता है, पर हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए धमकनी है। सारे प्रदेश में कि हर विधानसभा में उनका वजूद है, परंतु ये वजूद कांग्रेस के भीतर घात, जैसे वो गत विधानसभा में जिस ढंग से चुनाव हारे थे उसके भीतर घात के कारण रहा, कांग्रेस के आला नेतृत्व की अक्षमता के कारण रहा। वो जहाँ से रामनगर से लड़ रहे थे वहाँ से न लड़ाने की रणनीति के कारण रहा, उनको पीछे करने के कारण, घात प्रतिघात की राजनीति कारण। नहीं तो हरीश रावत जैसा नेता, भले ही उनमें कई कमियां हो, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ाने का आरोप हो, परंतु उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को स्वर देने में अगर उत्तराखंड में कोई नेता एक है तो हरीश रावत। भले ही वो उन्हें साकार नहीं कर पाए, निर्णायक क्षणों में वो निर्णय नहीं ले पाए, परंतु उत्तराखंड के हकों के लिए, भले ही उत्तराखंड राज्य गठन के पहले विरोधी रहे, उसके बाद जब से वो समर्थक बने, अपनी पार्टी को बनाए, तो बहुत मजबूती से लड़े। वो बातों को सुलझ से गैरसैंण राजधानी बनाने में विजय बहुगुणा, सतपाल महाराज के अलावा किसी एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ है, वो हरीश रावत। उन्होंने अपने प्रदीप टमटा से लेकर कुंजवाल से लेकर सारे संगठन को जिस प्रकार से वहाँ लगाया और यात्राएं की और लोगों का मनोबल बढ़ाया, उससे आज भी अगर कोई नेता मजबूती से गैरसैंण के पक्ष में खड़ा है उत्तराखंड के हकों, तो हरीश रावत है। भले ही उन्होंने एक भूल की जो ऐलान नहीं किया, कई भूलें हैं जिन भूलों का प्रायश्चित खुद वो भी कर रहे हैं, परंतु ये है तीरथ रावत ने जिस साहब को इसे भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए कहा, उसके लिए भी वो केंद्रीय नेतृत्व के चहेते बने हुए हैं। आम जनता में तीरथ रावत, भले ही वो ये लगे कि कोई वो गलत काम नहीं कर सकते हैं, भले ही त्वरित निर्णय नहीं ले, परंतु धामी से लेकर इन लोगों से बेहतर मुख्यमंत्री हैं। त्रिवेंद्र रावत का बारे में यह है कि उत्तराखंड में अब तक केवल एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जिसने तमाम ये गुटबाजी के उदंड नेताओं को, विधायकों को, नौकरशाहों को अंकुश लगाने का, अगर किसी ने 100% सफलता नहीं की तो 80-90% सफलता त्रिवेंद्र रावत ने की। पर एक महत्वपूर्ण अक्षम्य भूल की जो गैरसैंण को उन्होंने वो
किया, ग्रीष्मकालीन किया, इसका दंड उन्हें तत्काल भोगना पड़ा। आला नेतृत्व ने पता नहीं किस स्वार्थ में उन्हें अलग किया, पर भगवान बद्रीनाथ देवभूमि का अभिशाप लगा, क्योंकि लोगों ने अपना बलिदान गैरसैंण राजधानी के लिए दिया, उत्तराखंड राज्य के लिए दिया। तो यहाँ उत्तराखंड में जिस प्रकार से जो वो है, तो पार्टी में अपने जनहित के पक्ष में खड़े होने की तैयार नहीं है। उत्तराखंड के सम्मान के पक्ष खड़े इन्होंने केवल अपने वर्चस्व के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता लुलुपता के लिए। आज जहाँ हिमाचल विकास की डगर भर रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री हिमाचल में इस प्रकार आपदा में उनके मंत्रिमंडल ने ये ऐलान कर दिया, मुख्यमंत्री ने, कि हम वेतन नहीं लेंगे 2 महीने का। और यहाँ उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन ये गैरसैंण राजधानी में लोग चिल्ला रहे हैं कि भू कानून बनाओ, यहाँ घुसपैठ रोको, बर्बाद हो गया उत्तराखंड, लोगों को रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था जीरो है। वो अपने वेतन भत्ते बढ़ा रहे हैं। ये अंतर है, कैसे शर्मनाक अंतर है। उत्तराखंड इसीलिए पिछड़ा है, वहाँ का नेतृत्व इतना दिशाहीन है, और हिमाचल इसीलिए आगे है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ये सिद्ध कर दिया, जो परमार से लेकर वीरभद्र ने एक दिशा दी है, वो दिशा आज भी वर्तमान मुख्यमंत्री सुक्खू जी बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं नमन करता हूँ देवभूमि की उस धरा को, हिमाचल को, जिससे सीख लेने की जरूरत है उत्तराखंड के नेतृत्व को, कि किस ढंग से प्रदेश के हक हकूक़ों की रक्षा की जाती है। धन्यवाद।